गुड मॉर्निंग, राधे राधे। कैसे आप लोग? उम्मीद है सभी लोग अच्छे होंगे, अपना बढ़िया अच्छे से स्टडी कर रहे होंगे। आपका जो एग्ज़ाम आने वाला है एनएससी का, ठीक है, उसके लिए बेहतर प्रिपरेशन कर रहे होंगे। उसकी डेट भी बढ़ गई है, ठीक है, उसकी डेट 5 जनवरी कर दी गई है। तो आपका 2024 का पहला एग्ज़ाम है, ठीक है। तो पहला एग्ज़ाम जैसा इम्प्रेशन होता है वो पूरे साल उसी तरीके से इम्प्रेशन जाता है, ठीक है। तो आप इसे अच्छे से करिए। इसके लिए आपको क्या करना है, हमारी जो नेमराज सुंडा की मैराथन क्लास चल रही है, ठीक है, मैराथन क्लास चल रही है जो कि टॉपिक वाइज चल रही है, उसको अटेंड करिए। उसको अटेंड करने के बाद आपको उसके क्वेश्चन आंसर की प्रैक्टिस करने के लिए हमारी जो नेमराज सुंडा की ये एमसीक्यू सीरीज चल रही है, ठीक है, इसको अटेंड करिए उसी सब्जेक्ट के, और आपको थ्योरी के साथ साथ क्वेश्चन भी कंप्लीट हो जाएंगे। दूसरी चीज़, आपकी जो एक क्लास है 49 नंबर क्लास है, इसके बाद आपकी 1 से लेके 2 क्लासेस शायद बची होंगी, या एक ही क्लास में आपका हो सकता है। तो आपकी पूरी की पूरी ये नेमराज सुंडा की जो एमसीक्यू सीरीज है, जो मैंने खुद से अपने आप से क्वेश्चन बनाए हैं, और ऐसा नहीं है कि एक क्वेश्चन दे दिया उसके एक ही आंसर दिया, नहीं, चार ऑप्शन बने तो चारों ऑप्शन के अलग अलग आंसर हैं, ठीक है। तो एक क्वेश्चन के अंदर आपको 4 क्वेश्चन जो है कंप्लीट हो जाते हैं, 4 टॉपिक आपके कंप्लीट हो जाते हैं, ठीक है। तो इसे अटेंड करिए, आपके लिए बहुत बेनिफिशियल है। और याद रखिए 5 जनवरी को पहला आपका एग्ज़ाम है, तो पहला इस साल का एग्ज़ाम पहला ही होना चाहिए, ठीक है। अच्छे से करिए। चलिए हम लोग चलते हैं पहले क्वेश्चन पे। पहला क्वेश्चन है हमारा, हाउ मैनी हार्स पावर कैन बी मैन जनरेट इन अ डे। मतलब ये कहा जा रहा है कि एक दिन में अगर मनुष्य काम करता है तो कितने हार्स पावर जो है वो जनरेट करता है, उसकी पावर जो होती है कितने हार्स पावर होती है। आपके पास ऑप्शन है 0.1 हार्स पावर, 1 हार्स पावर, दोनों, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा 0.1 हार्स पावर, ठीक है। एक मैन के द्वारा, अगर मैन की बात करते हैं कितनी हार्स पावर, 0.1 हार्स पावर, ठीक है, जिसे हम क्या बोलेंगे 74.6 वाट। क्या बोलेंगे 74.6 वाट होता है, अगर वाट में आ जाए तो 74.6 वाट, ठीक है। ऐसे ही 1 हार्स पावर बराबर कितना होता है, 1 HP बराबर क्या होता है 746 वाट। क्या होता है 746 वाट होता है, ठीक है। क्या होता है 746 वाट। अगर 0.0 हमने यहाँ पे लगाया तो 0.0 यहाँ पे, इसीलिए 74.6 वाट हो गया, ठीक है। तो अगर हम बात करते हैं दूसरी चीज मैन के साथ साथ, ठीक है, अगर हम बात करते हैं पावर ऑफ बुलक, जो हमारा बुलक का मतलब जो हमारे भैंसा या हमारे जो काम करने वाले ड्रॉट एनिमल होते हैं, ठीक, उनके द्वारा भी उनका जो एक पेयर होता है, ठीक है, एक पेयर होता है, उनके द्वारा भी हमारा 1 हार्स पावर जो है जनरेट किया जाता है। कितना 1 हार्स पावर किसके द्वारा, 1 पेयर ऑफ बुलक, ठीक है। 0.1 हार्स पावर किसके द्वारा जनरेट किया जाता है, ये किया जाता है एक मैन के द्वारा, ठीक है। कितने हार्स पावर से काम कर सकता है एक दिन में, 1 हार्स पावर, 0.1 हार्स पावर एक आदमी कर सकता है, ठीक है। ये हार्स पावर एक दिन क्या होता है, अगर एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग के तौर पे देखें, जब जो पावर जनरेट की जाती 8 घंटे का एक दिन माना जाता है, कि अगर एक मनुष्य 8 घंटे काम करेगा तो कितनी पावर जनरेट कर पाएगा, 0.1 हार्स पावर जो है जनरेट कर पाएगा, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। इसका सही आंसर क्या होगा, 0.1 हार्स पावर होगा, या फिर यहाँ पे आप 0.1 लगा लीजिए, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, हाउ मच फोर्स डज ए हैवी एनिमल एक्सर्ट आर इक्वल इट्स वेट। इसका ये मतलब कहा जा रहा है कि एक जो हमारा भारवाहक जो जानवर होता है, भारवाहक का मतलब होता है, जैसे हम लोग पढ़ते नहीं हैं कि 3 टाइप के होते हैं, एक मिल्च होता है, एक डोल होता है, एक ड्रॉट होता है। तो ड्रॉट का मतलब होता है जो केवल बोझा ढोने के लिए जानवर काम में आते हैं, उनको क्या कहते हैं, भारवाहक कहते हैं। तो हमारा जो भारवाहक जानवर होता है, ठीक है, वो अपने शरीर के वजन का, इसमें एक आ जाए अपने शरीर के वजन का कितना हैवी जो पावर होता है वो लगा सकता है, बोझा उठाने के लिए अपने शरीर का कितना वजन लगा सकता है। 1/10 भाग अपने शरीर का, 1/20 भाग अपने शरीर का, 1/30 भाग, या 1/40 भाग। तो इसका सही आंसर होगा 1/10 भाग, ठीक है। मान लो नॉर्मली हमारा जो ड्रॉट एनिमल होता है, मान लो 400 से लेके लगभग 500 तक होता है, 500 किलोग्राम तक ये औसतन होता है, इससे कम भी हो सकता है, ज़्यादा भी हो सकता है। तो अगर मान लो 450 किलोग्राम हमारा है, ठीक है, मान लो एक हमारा बैल जो है 450 किलोग्राम है, ठीक है, वो अपने शरीर का 1/10 लगाएगा, ठीक है। यानी 450 का अगर हम 1/10 निकालते हैं,
ठीक है। तो कितना हो जाएगा, लगभग 45 किलोग्राम जो है, इतना वो अपना हैवी भार जो है या वेट जो है उठा सकता है। कितना, 45 किलोग्राम, ठीक है। वहीं अगर हम बात करते हैं इतना भार लगा सकता है अपने शरीर का, कितना, 1/10 भाग, कितना, 1/10 भाग लगाता है, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, हु हैज़ द लोएस्ट शेयर एनर्जी इन प्रोडक्शन इन इंडिया। हमारे पास जो एनर्जी के सोर्स होते हैं कितने होते हैं, 4 सोर्स होते हैं। एक होता है हमारा सबसे बड़ा जो सोर्स होता है, ठीक। फिर एक उससे छोटा होता है, ठीक। एक उससे छोटा होता है, एक सबसे छोटा होता है। कितने सोर्स हो गए, ये तो 5 हो गए। चलो ऐसे लिख देते हैं। एक होता हमारा थर्मल पावर, एक होता हाइड्रो पावर, एक होता न्यूक्लियर पावर, एक होता सोलर पावर एनर्जी। अगर थर्मल पावर की बात करते हैं, जिसे हम बोलते हैं ताप विद्युत, ठीक है, बिजली जो जो बिजली से बिजली पैदा की जाती है। हाइड्रो पावर मतलब जो पानी से बिजली पैदा की जाती है। न्यूक्लियर पावर जो जो न्यूक्लियर एनर्जी पैदा की जाती है, ठीक है, नाभिकीय ऊर्जा जिसे बोलते हैं। एक सोलर एनर्जी होती है जो सूर्य की ऊर्जा से, सूर्य की किरणों से या सूर्य की रोशनी से ऊर्जा पैदा की जाए, उसे हम कहते हैं सोलर एनर्जी, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा पावर किसका होता है, सबसे ज़्यादा पावर होता है थर्मल एनर्जी का। थर्मल पावर किसका है, सबसे ज़्यादा पावर होता है थर्मल एनर्जी या थर्मल पावर का, ठीक है। तो अगर हम बात करते हैं थर्मल एनर्जी या थर्मल पावर का, तो इसका लगभग 56% भाग होता है। कितना होता है, 50 से लेके 56% तक भाग होता है। अगर हाइड्रो पावर की बात करते हैं, ठीक है, जो जल से हम एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं, वो कितनी है, वो है हमारी 36%, ठीक है। कितना है, दूसरे पे कौन आता है, हाइड्रो पावर आता है। तीसरे पे हमारा कौन आता है, न्यूक्लियर पावर, जिससे हम लोग करते हैं 16%। कितना करते हैं, इससे हम लोग करते हैं 16%। कितना करते हैं, 16% करते हैं। वही अगर सोलर एनर्जी की बात करें, तो लगभग 1 से लेकर 4% तक जो पावर हम लोग एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं, किससे करते हैं, सोलर एनर्जी से, ठीक है। 1 से लेकर 4% तक सोलर एनर्जी से करते हैं। तो अगर क्वेश्चन के हिसाब से हम लोग देखें, तो और इसमें लोएस्ट शेयर बताया गया, तो इसका लोएस्ट शेयर किसका हो जाएगा, सोलर एनर्जी का हो जाएगा। किसका हो जाएगा, सोलर एनर्जी का सबसे लोएस्ट सोर्स हो जाएगा, ठीक है। जैसे अगर हम ग्राफ बनाएं, तो आधे से ज़्यादा तो यही हो गया, ठीक है। फिर सबसे कम कौन हो गया, हमारा सोलर एनर्जी हो गया, ठीक है। फिर 36% किसका हो गया। अगर 36% की बात करते हैं, इसको ऐसे ना बना के, इसको हम लोग ऐसे अगर बना देते हैं तो कोई दिक्कत तो नहीं। इसमें अगर हम दूसरे से शेयर करें, तो ये 56% किसका हो जाएगा, ये हमारा शेयर हो जाएगा थर्मल एनर्जी का, ठीक है। ये 1 से 4% किसका हो जाएगा, सोलर एनर्जी का। ये हमारा हो जाएगा न्यूक्लियर एनर्जी का, कितना परसेंट, 16%। और 36% किसका हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा हाइड्रो एनर्जी, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा कि मार्जिनल फार्मर जो होते हैं उनके पास कितने कितने हेक्टेयर लैंड होती है, जिनको हम मार्जिनल फार्मर कहते हैं। तो जो फार्मर्स होते हैं उनकी 5 कैटेगरी होती है। कितनी होती है, 5 कैटेगरी होती है। एक तो होती है हमारी मार्जिनल फार्मर, ठीक, मार्जिनल फार्मर, मार्जिनल फार्मर होती है, ठीक। क्या होती है, एक तो हमारी मार्जिनल फार्मर होती है। चलो इसको थोड़ा पॉइंट कम कर लेते हैं, ठीक है, इसको हटाते हैं। एक हमारी होती है मार्जिनल फार्मर, या इसे हम बोलते हैं सीमांत किसान। क्या बोलते हैं, सीमांत किसान, ठीक। एक होती है हमारी सेमी स्मॉल, क्या होती है, एक हमारी होती है स्मॉल वाले, क्या होती, एक हमारी होते हैं स्मॉल वाले, एक हमारे होते सेमी मीडियम वाले। क्या होते हैं, एक हमारे होते सेमी मीडियम वाले, ठीक है। एक स्मॉल वाले हो गए, एक हमारे सेमी मीडियम वाले हो गए, ठीक है, मध्यम वर्गीय वाले। एक हमारे मीडियम वाले हो गए, ठीक, एक हमारे कौन हो गए, मीडियम वाले हो गए, और एक हमारे लार्ज वाले हो गए। 5 कैटेगरी हो गई इसकी। तो अगर हम मार्जिनल फार्मर की बात करते हैं, तो उनके पास, जिनके पास 1 हेक्टेयर से कम ज़मीन होती है, उनको हम सीमांत या मार्जिनल फार्मर कहते हैं। अगर स्मॉल की बात करते हैं, उनके पास 1 से 2 हेक्टेयर तक ज़मीन होती है। कितनी, 1 से 2 हेक्टेयर तक ज़मीन होती है, उन्हें स्मॉल कहेंगे। जिनके पास 2 से 4 हेक्टेयर तक ज़मीन होती है, उन्हें सेमी मीडियम कहेंगे। जिनके पास 4 हेक्टेयर से लेकर 10 हेक्टेयर तक होती है, उनको मीडियम कहेंगे। और जिनके पास 10 हेक्टेयर से ज़्यादा होती है, उन्हें क्या कहेंगे, उन्हें लार्ज कहेंगे, ठीक है। तो हमारे जो किसान हैं, उनकी लैंड ऑनर की अकॉर्डिंग हम बात करें, तो 5 कैटेगरी होती है।
मार्जिनल, क्वेश्चन ये इंपॉर्टेंट है, आ जाता है आपके एग्जाम में, ठीक है। मार्जिनल हो गया, स्मॉल हो गया 1 से 2 हेक्टेयर, सेमी मीडियम हो गया 2 से 4 हेक्टेयर, मीडियम हो गया 4 से 10 हेक्टेयर और लार्ज हो गया 10 से ऊपर, ठीक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1 हेक्टेयर से कम। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, द थर्मल एनर्जी कैपेसिटी, जो थर्मल एनर्जी कैपेसिटी होती है डीजल इंजन की, ठीक है, जो थर्मल एनर्जी कैपेसिटी होती है डीजल इंजन की, वो कितनी होती है? 32 से 38%, 25 से 32%, 50 से 75% या 15 से 20%। तो अगर हम डीजल इंजन की बात करते हैं, ठीक है, अगर डीजल इंजन की बात करें तो इसकी होती है 32 से 38%। और यहाँ पेट्रोल इंजन की कितनी होती है? ये होती है पेट्रोल की, पेट्रोल की कितनी हो जाएगी? पेट्रोल की 25 से 32% हो जाएगी, कितनी? 25 to 32%, ठीक है। अगला हम बात करते हैं द कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ बायोगैस। कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ बायोगैस कितनी होती है? कैलोरीफिक वैल्यू मतलब होती है कि एक यूनिट अगर हम ईंधन दे रहे हैं, ठीक है, एक यूनिट से कितनी, हमारा जो इंजन होता है वो कितनी एनर्जी प्रोड्यूस करता है, उसे हम बोलते हैं कैलोरीफिक वैल्यू बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कैलोरीफिक वैल्यू बोलते हैं। तो अगर हम बायोगैस से अपने इंजन को चला रहे हैं तो उससे कितनी कैलोरीफिक वैल्यू या कितनी एनर्जी प्रोड्यूस होगी? 4500 के 4500 किलो कैलोरी, 11,100 किलो कैलोरी, 13,500 किलो कैलोरी या 13,000 किलो कैलोरी, ठीक है। तो अगर हम बात करें बायोगैस से होती है 4500 किलो कैलोरी, कितनी होती है? 4500 किलो कैलोरी, ठीक है। अब हम थोड़ा बायोगैस के बारे में देख लेते हैं कि बायोगैस क्या होता है, कैसे बनता है, कौन कौन से चीज़ें इसमें लगती हैं। ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए, क्योंकि क्वेश्चन आया है तो मुझे इसके बारे में आपको बताना था, इसीलिए मैंने क्वेश्चन डाला था। अगर बायोगैस की बात करते हैं, ठीक है, तो इसमें जो मिक्सचर होता है, किस, अगर गैसेस का मिक्सचर देखें तो कौन कौन सी गैसें होती है इसमें? इसमें हमारी गैसें होती है, मीथेन होती है, कार्बन डाइऑक्साइड होती है। कौन सी होती है? मीथेन होती है, प्लस CO2 होती है। क्या होती है? कार्बन डाइऑक्साइड होती है। अगर मीथेन की बात करें तो ये 45 से 70% होती है। कितनी? 45 से 70% तक होती है, ठीक है। वहीं अगर कार्बन डाइऑक्साइड की बात करते हैं, ये हमारी होती है 30 से 35%। कितनी होती है? 30 से 35% होती है, ठीक है। अगला हम बात करते हैं, इसमें गैस तो हो गया, ठीक है। वहीं अगर हम बात करते हैं डंक की, डंक क्या होता है? इसमें गोबर की मात्रा की बात करते हैं, ठीक है। इसमें कितने % गोबर की मात्रा? अगर हमारा लगभग इसमें गोबर की मात्रा 15 किलोग्राम जो होती है पर डे के हिसाब से डालते हैं। ये किसके लिए होता है? भैंस के लिए होता है। अगर हमारा बुफेलो का डंग है या गोबर है तो उसको हम 15 किलोग्राम पर डे के हिसाब से उसमें यूज़ करेंगे, ठीक है। काऊ की यहीं 10 किलोग्राम करेंगे, मतलब 5 किलोग्राम काऊ का घटा देंगे, ठीक है। ये हो गया गाय का, ठीक है। वहीं अगला हम बात करते हैं इसकी कैलोरीफिक वैल्यू। मैंने अभी आपको बताया कितनी होती है? 4500 किलो कैलोरी होती है, ठीक है। अगर हम पीएच की बात करते हैं कि इसमें जो पीएच रखते हैं, कितना रखते हैं? 7 से 8 पीएच रखते हैं। कितना रखते हैं? 7 से 8 पीएच रखते हैं, ठीक है। टेम्परेचर कितना रखते हैं? टेम्परेचर इसमें रखते हैं 35 डिग्री सेल्सियस। कितना रखते हैं? टेम्परेचर इसमें 35 डिग्री सेल्सियस रखते हैं। मिक्सचर किसका करेंगे? मिक्सचर इसमें डंग का होगा, डंग मतलब गोबर हो जाएगा, ठीक है। उसका मिक्सचर किसके साथ? पानी के साथ। तो डंग मतलब गोबर और पानी का रेशियो, वाटर का रेशियो कितना होगा इसमें? वाटर का रेशियो कितना होगा? वो होगा 4:5 या इसे 1:1 भी कह सकते हैं। अगर हमें 1:1 में मिलाना तो 1:1, ठीक है। वहीं अगर 4:5 में मिलाएं तो 4:5 अनुपात होगा, ठीक है। उम्मीद है बायोगैस समझ में आ गई। गैस कौन सी होती है? मीथेन। कार्बन डाइऑक्साइड सबसे ज़्यादा कौन सी होती है? मीथेन 45 से 70। 30 से 35 कौन सी होती है? कार्बन डाइऑक्साइड होती है। गोबर की बात करें 15 किलोग्राम भैंस का, 10 किलोग्राम गाय का। पीएच की बात करते हैं 7 से 8 होगा। टेम्परेचर 35 डिग्री सेल्सियस होगा। डंग और वाटर का रेशियो 4:5 से 1:1 होगा, ठीक है। अगला हम बात करते हैं, ये तो हो गई हमारी बायोगैस की क्लोरीफिक वैल्यू। 11,100 जो होती है ये किसकी होती है? पेट्रोल की होती है। किसकी होती? पेट्रोल की होती। किसकी होती? पेट्रोल की होती, ठीक है। एक हमारी कैलोरीफिक वैल्यू होती है, ये तो नहीं है। एक हमारी कैलोरीफिक वैल्यू होती है 10,300। एक होती है हमारी 10,550। तो 10,300 होती है ये हमारी लाइट डीजल की होती है, जो लाइट डीजल की होती है, ठीक है। एक हमारी होती है हैवी डीजल की।
हैवी डीजल की, उसकी कितनी होती है 10,550। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, इसीलिए मैंने आपको बता दिया। बायोगैस की 4500 किलो कैलोरी, 1100 पेट्रोल की, 10,300 लाइट डीजल की, 10,550 हैवी डीजल की। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, साल्ट कंटेंट जो होता है फाउंड इन प्लेन्स वाटर। प्लेन्स का मतलब होता है जो मैदानी जल होता है। ठीक है, मैदानी जल होता है, उसमें जो साल्ट होता है उसमें साल्ट कंटेंट कितना पाया जाता है, कितने पीपीएम, या उसमें कंसनट्रेशन साल्ट का कितना पाया जाता है, 500 पीपीएम से कम, 30,000 से 40,000 पीपीएम। ठीक है, या 20,000 से 3,000 30,000 पीपीएम, सॉरी 2,000 से या 3,000 पीपीएम, या ये सभी। तो अगर हम ग्राउंड वाटर की बात करते हैं या प्लेन्स की बात करते हैं, ठीक है, तो उसमें जो है 2,000 से 3,000 पीपीएम तक जो है क्या पाया जाता है, साल्ट कंटेंट पाया जाता है प्लेन्स में। ठीक है, ग्राउंड वाटर या प्लेन्स में की बात करते हैं। ठीक है, किसकी, ग्राउंड वाटर प्लेन्स की बात करते हैं। ठीक है, वहीं अगर हम बात करते हैं 30,000 से 40,000, ये पाया जाता है सी वाटर में। किस में पाया जाता है, समुद्री जो जल होता है उसमें साल्ट कंटेंट 30,000 से 40,000 पीपीएम पाया जाता है। ठीक है, अगर 500 पीपीएम के नीचे बात करते हैं, ये पोर्टेबल वाटर होता है, ये हमारे यूज़ करने के आधार पे होता है। ठीक है, इसमें कई कार्य हो सकते हैं, इसीलिए इसे क्या बोलते हैं, पोर्टेबल वाटर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पोर्टेबल वाटर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पोर्टेबल वाटर इसे बोलते हैं। ठीक है, इसमें एक चीज़ और आती, एक होता है सोलर स्टील होता है। क्या होता है, एक होता है सोलर स्टील। सोलर स्टील क्या करता है, ये एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट होता है, ठीक है, जो सैलाइन वाटर को, जो हमारा सैलाइन वाटर होता है, ठीक है, या जो समुद्री जल होता है, या जो खारा, सैलाइन का मतलब होता है खारा, जब पानी जो होता है उसको किस में कन्वर्ट करता है, उसको हमारे पोर्टेबल वाटर में कन्वर्ट करता है। पोर्टेबल वाटर में कन्वर्ट करता है, उसे हम क्या बोलते हैं, सोलर स्टील बोलते हैं। उस इंस्ट्रूमेंट को क्या बोलेंगे, सोलर स्टील बोलेंगे। क्या बोलेंगे, सोलर स्टील बोलते हैं। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, यहाँ से हमारी स्टार्ट हो रही है क्या, माइक्रोबायोलॉजी। यहाँ से हम लोग माइक्रोबायोलॉजी स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, बायोलॉजी, कौन सी, माइक्रोबायोलॉजी। ठीक है, इसमें हम बात करते हैं शेप ऑफ बैक्टीरिया। जो बैक्टीरिया का आकार होता है कितना होता है, 0.5 से, ये 30 नहीं होगा, ये 3 होगा। ठीक है, 5 से 3 माइक्रोन, 1.5 से 10 माइक्रोन, 0.06 से 0.14 माइक्रोन, या 2 से 200 माइक्रोन। तो अगर हम बात करते हैं आधे से 3 माइक्रोन या 0.5 से 3 माइक्रोन, ये होता है हमारा बैक्टीरिया का, बिल्कुल सही आंसर है। 1.5 से 10 की बात करते हैं, ठीक है, ये होता है हमारा फंजाई का। किसका होता है हमारा आकार, ये आकार किसका होता है, हमारा फंजाई का होता है। ठीक है, फंजाई ऐसे फफूंद बोल सकते हैं। ठीक, अगर 0.06 से 0.14 की बात करते हैं, ये किसका होता है हमारा, ये होता है हमारा वायरस का, या जिसे हम विषाणु बोलते हैं। विषाणु का आकार कितना होता है, 0.06 से 0.14 तक। ठीक है, 2 से 200 माइक्रोन की बात करते हैं, ये किसका होता है, प्रोटोजोआ का। किसका होता है, प्रोटोजोआ का होता है। किसका होता है, प्रोटोजोआ का। ठीक है, तो उम्मीद है सबसे कम जो आकार होता है किसका होता है, ये होता है वायरस का, 0.06 से 0.14। बैक्टीरिया का आधे से लेके 3 तक होता है। अगर बात करते हैं फंजाई की तो 1.5 से 10 माइक्रोन तक होता है। ठीक है, वहीं प्रोटोजोआ की बात करते हैं 2 से 200 माइक्रोन तक होता है। ठीक है, अगला हम बात करते हैं, मेड द फर्स्ट वैक्सीन ऑफ फॉर स्मॉल पॉक्स। जो स्मॉल पॉक्स वायरल जो डिजीज होता है उसके लिए जो पहली वैक्सीन है किसने बनाई, एडवर्ड जेनर ने, एलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने, बेजरिंक ने, ल्यूवन हॉक ने। एलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने, एडवर्ड जेनर ने, बेंजरिंक ने, या ल्यूवन हॉक ने। तो इसके लिए सबसे पहली वैक्सीन बनाई है एडवर्ड जेनर ने। ठीक, स्मॉल पॉक्स की सबसे पहली वैक्सीन किसने बनाई, एडवर्ड जेनर ने पहली वैक्सीन बनाई। अलेक्जेंडर जो फ्लेमिंग थे, ठीक है, इन्होंने पहली एंटीबायोटिक, जो फर्स्ट एंटीबायोटिक बनाई, उसका नाम क्या था, उसका नाम था पेंसिलिन। पेंसिलिन, क्या नाम था, पेंसिलिन नाम था। कब बनाई, ये बनाई है 1929 में। किसमें बनाई है,
1929 में बनाई। किस में बनाई? 1929 में बनाई। ठीक है। बेंजरिंग की बात करते हैं। जो बेंजरिंग हैं, ठीक है, इन्होंने वायरस नाम दिया था, नेम वायरस। क्या नाम दिया था? वायरस नाम दिया था। कब? 1898 में। ठीक है। अगर ल्यूवेनहॉक की बात करते हैं, ठीक है, जो ल्यूवेनहॉक है हमारे, जिनका पूरा नाम है एंटोनी वैन ल्यूवेनहॉक, ठीक है, इन्होंने जो है इन्वेंट किया था, जो सिंगल बायोनिक्स लेंस है, ठीक है, उसको डिस्कवर किया था। ठीक है। इन्होंने जो सिंगल हमारा बायोनिक्स लेंस जो है, जिससे हम लोग क्या करते हैं, बैक्टीरियाज को देखते हैं, उसको डिस्कवर किया था। किसने? ल्यूवेनहॉक ने। ठीक है। किसने किया था? ल्यूवेनहॉक ने किया था। ठीक है। और इनको जो है डिस्कवर, उसके बाद इन्होंने क्या किया? बैक्टीरिया को डिस्कवर किया। बैक्टीरिया की खोज किसने की? ल्यूवेनहॉक ने की। किसने की? ल्यूवेनहॉक ने की। ठीक है। अगला हम बात करते हैं ग्राम पॉजिटिव अमंग द फॉलोइंग एंटीबायोटिक। ठीक है। जो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरियाज होते हैं, ठीक है, उनमें जो ग्राम पॉजिटिव एंटीबायोटिक होती है वो कौन सी है? एंटीबायोटिक पेंसिलिन है, टेट्रासाइक्लिन है, निस्टीन है, या इरेथ्रोमाइसिन है। ठीक है। ग्राम पॉजिटिव जो एंटीबायोटिक है वो कौन सी है? तो अगर ग्राम पॉजिटिव एंटीबायोटिक की बात करते हैं तो ये है पेंसिलिन। कौन सी है? ये है पेंसिलिन। जो पेंसिलिन होती है, ये ग्राम पॉजिटिव होने के साथ साथ ये कैसी है? ये ग्राम पॉजिटिव भी है और ग्राम निगेटिव भी है। कौन कौन सी? टेट्रासाइक्लिन, निस्टान, इरेथ्रोमाइसिन। और ये कैसी है? ग्राम पॉजिटिव है। कैसी है? ग्राम पॉजिटिव है। ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं एमंग द फॉलोइंग सेल वॉल सिंथेसिस एंटीबायोटिक। जो हमने अभी आपको बताया था ग्राम पॉजिटिव ग्राम निगेटिव, तो इसमें कुछ जो एंटीबायोटिक होती हैं सेल वॉल सिंथेसिस भी करती हैं। ठीक है। जो कोशिका भित्ति संश्लेषण होता है उसमें से कुछ करते हैं कोशिका भित्ति संश्लेषण, ठीक है, कुछ करते हैं प्रोटीन सिंथेसिस। तो इसमें आपको बताना है कि सेल वॉल सिंथेसिस कौन सी ऐसी एंटीबायोटिक है जो सेल वॉल सिंथेसिस करती, तो उस वो हमारी करती है बेट्री ट्रेसिन। कौन सी करती है? बेसी ट्रेसिन करती है। ठीक है। नियोमाइसिन, इरेथ्रोमाइसिन और टेट्रासाइक्लिन की बात करते हैं, ये सभी करती है प्रोटीन सिंथेसिस। क्या करती है? ये सभी करती है प्रोटीन सिंथेसिस करती है। ठीक है। और ये सभी प्लस और माइनस दोनों होती है, मतलब ग्राम पॉजिटिव ग्राम निगेटिव दोनों होती है। ये होती है ग्राम पॉजिटिव। क्या होती है? ग्राम पॉजिटिव होती है। अभी मैंने एक और ग्राम पॉजिटिव बताई थी, कौन सी? पेंसिलिन। पेंसिलिन जिसकी खोज किसने की थी? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। कब? 1929 में। ठीक है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग माइक्रोस्कोप इज यूज्ड फॉर सेलुलर स्ट्रक्चर। मतलब जो हमारे कोशिका का स्ट्रक्चर होता है उसको देखने के लिए कौन सा माइक्रोस्कोप यूज़ किया जाता है? ब्राइट फील्ड, डार्क फील्ड, यूवी माइक्रोस्कोप, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। ब्राइट फील्ड, डार्क फील्ड, यूवी माइक्रोस्कोप या इलेक्ट्रो माइक्रोस्कोप। तो अगर हम बात करते हैं सेलुलर जो हमारे कंपोनेंट होते हैं, ठीक है, ये सेलुलर जो स्ट्रक्चर होता है उसको देखने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं? उसको देखने के लिए हम यूवी माइक्रोस्कोप यूज़ करते हैं। कौन सा यूज़ करते हैं? यूवी माइक्रोस्कोप यूज़ करते हैं। अगर ब्राइट फील्ड की बात करते हैं, ठीक है, तो जो हमारी ईस्ट होती है, एल्गी होती है, उसका जब हम मार्फोलॉजी देखते हैं उसके लिए कौन सा यूज़ करते हैं? ब्राइट फील्ड माइक्रोस्कोप। मार्फोलॉजी उसके लिए क्या यूज़ करते हैं? ब्राइट फील्ड माइक्रोस्कोप। अगर डार्क फील्ड की बात करते हैं, ठीक है, तो डार्क फील्ड में हम क्या यूज़ करते हैं? जो हमारा लिविंग स्पेसिमन होता है, मतलब जो हमारा लिविंग ऑर्गेनिज्म होता है, ठीक है, उसकी पूरी मार्फोलॉजी की बात करते हैं। ठीक है। ग्रॉस मार्फोलॉजी, पूरी मार्फोलॉजी की बात करते हैं, तो उसको देखने के लिए हम डार्क फील्ड माइक्रोस्कोप यूज़ करते हैं। ठीक है। यूवी माइक्रोस्कोप मैंने अभी आपको बता दिया सेलुलर स्ट्रक्चर देखने के लिए। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की बात करते हैं तो ये जो है हमारा इलेक्ट्रॉन को देखने के लिए, ठीक है, इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट या की एक्टिविटी को देखने के लिए यूज़ किया जाता है। इलेक्ट्रॉन की एक्टिविटी को देखने के लिए इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप यूज़ किया जाता है। ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? यूवी माइक्रोस्कोप जो है सेलुलर स्ट्रक्चर देखने के लिए यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, तो आज आपके पास
जो सामने हमने अभी आपको बताया इतने ही क्वेश्चन थे, ठीक है। अगली क्लास आपकी कौन सी होगी? अगली क्लास जो हमारी लास्ट क्लास बची हुई है वो होगी बायोकेमिस्ट्री, ठीक है। बायोकेमिस्ट्री की क्लास को अगली बार हम लोग डिस्कस करेंगे और ये लास्ट क्लास होगी, ठीक है। और ये कैसी क्लास होगी? लास्ट क्लास होगी, ठीक है। इसके बाद हमारी जो एमसीक्यू क्लास है वो यहीं पे समाप्त हो जाएगी, कंप्लीट हो जाएगी। उसके बाद हम लोग जो हमारा एनएससी का एग्ज़ाम आ रहा है इसके कुछ क्वेश्चंस करेंगे हम लोग, ठीक है। एनएससी के एग्ज़ाम के कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे और आप ये क्लासें ज़रूर अटेंड करते रहिए। साथ में हमारी जो मैराथन सुंडा है उसको भी देखते रहिए, ठीक है। और उसको थ्योरी पढ़ने के बाद इसके क्वेश्चन जरूर सॉल्व करिए, क्योंकि ये क्वेश्चन जो है उसी से बने हुए हैं। आपको डबल चीज़ें आपके माइंड में बैठ जाएंगी, ठीक है। तो उम्मीद है क्लास पसंद आई होगी। तो अगर पसंद आई तो इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, दूसरे लोगों को भी जानकारी दें कि ऐसी बढ़िया क्लास आपके सामने चल रही है, ठीक है। और कमेंट जरूर करें जो भी चीज़ें दिक्कत हो रही, क्योंकि आप लोग कभी कमेंट नहीं करते, तो कमेंट आप जरूर करें, ठीक है। कमेंट आप जरूर करें, ठीक है। आपके फीडबैक के हिसाब से हम चीज़ें इधर से स्टार्ट करेंगे। अगर आप लोग कमेंट नहीं करेंगे, फीडबैक नहीं देंगे, तो हम जो चीज़ कर रहे हैं वही चीज़ करते रहेंगे, आपको कुछ नया चीज़ें नहीं मिलेंगी जो आप चाहते हैं, ठीक है। तो कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको किस चीज़ की, किस सब्जेक्ट की, किस टॉपिक की नीड है, जो आपको समझ नहीं आ रहा वो हम आपको बताएंगे, ठीक है। तो हम मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।